गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार धीरे धीरे हुआ। हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म का प्रसार भारतवर्ष में हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से उस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और ऐसे दो विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। आप वे कौन थे? एक था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे उसके मित्र, मंत्री, सखा, सलाहकार और गुरु चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। इन्होंने उस शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में आधुनिक उसका नाम क्या है, पटना, पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया कि ये सिकंदर एक यूनानी है, विदेशी आक्रांता है, जिसने हमारी धरती को अपवित्र किया है, हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है। तो इन दोनों ने उस भावना को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को उत्तेजित किया उन विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद को हरा दिया। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र एक महान साम्राज्य की राजधानी थी। यह नया राज्य था कैसा, माफ कीजिएगा, यह नया राज्य था कैसा। सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी, यानी इसके जो बारे में जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, वे हमें प्राप्त हैं। एक विवरण सिलिकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के ग्रंथ का क्या नाम है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। और इसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है, यानी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाणक्य का एक नाम और क्या है? तो कौटिल्य है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो ना कभी अपमान को भूलता है, ना अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है।
दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और साम्राज्य को, माफ कीजिएगा, और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पद की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। ये कौटिल्य के बारे में कहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती है? मुद्रा राक्षस से। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का व्यापक जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता हो। अर्थात वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं टिकता था। उसका जो लक्ष्य था उसने प्राप्त किया, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब तरीकों का इस्तेमाल किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता। अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी सेना है या बहुत कुछ है और उसका उचित नेतृत्व नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो वही संख्या हमारे ऊपर बोझ बन जाती है। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमे, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। ये सारे विषय उसमें शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यानी प्रजा वत्सल होगा, प्रजा की सेवा ही उसका मुख्य धर्म होगा। प्रजा को वह पुत्रवत पालन करेगा, अपनी इच्छाओं को प्रजा पर नहीं थोपेगा, प्रजा की इच्छाओं का ध्यान रखेगा और प्रजा का पालन करेगा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। इसलिए जो कहा गया है जैसी राजा, माफ कीजिएगा, जैसी राजा वैसी प्रजा। यानी राजा अगर उत्साही हो तो प्रजा भी उत्साही होगी, राजा अगर कर्मठ हो तो प्रजा भी कर्मठ होगी। उसे खुद हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। ये हमें कौटिल्य की पुस्तक से ये सारी बातें जानकारी प्राप्त होती है कि अगर राजा अधर्मी है, अनीति का व्यवहार करता है तो प्रजा को यह अधिकार है गणतंत्र में कि वह उस राजा को हटाकर किसी दूसरे को बैठाए जो प्रजा वत्सल हो। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के संबंध में।